ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। आज हमने लेबर पॉलिसी पे और ख़ास तौर पे जो हुकूमत सिंध ने बेनज़ीर मज़दूर कार्ड का लॉन्च किया उसके बारे में एक तफसीली मीटिंग किए हैं, और मैं चाह रहा था कि आपको ख़ास तौर पे जो बेनज़ीर मज़दूर कार्ड है उस पे मैं ज़रा ब्रीफ करूं, इसलिए कि ये सिंध हुकूमत का एक बहुत इनकलाबी कदम है जो इंशाअल्लाह ताला जब अगर हम अपने गोल में अपना लॉन्ग टर्म जो ख्वाहिश है उस पर पूरा उतर पाते हैं तो ये सिंध में रहने वाले हर मज़दूर के लिए बहुत ही एक फ़ायदा मंद कदम होगा, फैसिलिटी होगा जो हर मज़दूर का हक़ तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएगा और उनको उनका बेनिफिट्स पहुंचाएंगे। अभी तक जो हमारा सोशल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सिंध के इंडस्ट्रियल मज़दूरों तक महदूद है, और वो भी जो सिंध में रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल सनती मज़दूर हैं वो हमारा कागज़ात के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ 600,000 वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स रजिस्टर्ड है। जो हमारा बेनज़ीर मज़दूर कार्ड है सबसे पहले जो जिनको फ़ायदा पहुंचाएगा वो 600,000 जो रजिस्टर्ड मज़दूर है उनको एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के तहत अपना बेनिफिशरी अपना बेनिफिट्स भी मिलेंगे, और जो ट्रांसपेरेंसी के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की वजह से बहुत फ़ायदा होगा और करप्शन में भी कमी होगी। लेकिन साथ साथ इसलिए कि ये 600,000 अंडर रिपोर्टेड है, और क्यों अंडर रिपोर्टेड है कि हम ये नंबर्स जो है डायरेक्टली उन इंडस्ट्रीज से लेते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज अपने वर्कर्स का तादाद कम बताते हैं। जब आपने बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के तहत ये फैसिलिटी दिया है कि अब हर मज़दूर खुद रजिस्टर होगा, तो इस कार्ड की वजह से जो आपके अनकाउंटेड अनडॉक्यूमेंटेड मौजूद इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं जो कि शायद 3 मिलियन वर्कर्स तक पहुंच पाएगा जो आपका रफ एस्टिमेट इसके मुताबिक में है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और जो इंडस्ट्रीज में मजदूर काम कर रहे हैं उनको वो जो हक नहीं दिया जा रहा है, जो उनका हक है, वो अब इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो इसमें सबसे एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट हुआ है वो ये हमारा कोशिश है कि हम चाहते हैं कि ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स यूनिवर्सली मतलब पूरे सिंध में हर मजदूर को दिया जाए, और वो ना सिर्फ इंडस्ट्रियल मजदूर मगर मजदूर जहाँ काम करे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब कि वो खुद जो मजदूर होते हैं, जैसे हमारा सहाफ़ी भाई है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड में या ऑर्गेनाइजेशन के तहत एम्प्लॉयड है, और जैसे कि जहाँ भी जो भी अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे होंगे, घरों में काम कर रहे होंगे, इंशाअल्लाह ताला जब वो खुद रजिस्टर होंगे मजदूर कार्ड में, उनको बेनज़ीर मजदूर कार्ड मिलेगा, तो फिर उनको भी वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो अब तक सिर्फ और सिर्फ हमारा सनती मजदूरों तक महदूद रहा है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों के लिए और पाकिस्तान के मजदूरों के लिए मेहनत किया है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें सबसे पहले मजदूर पॉलिसी दिया था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मजदूरों के हकूक़ में इजाफा किया था, सदर ज़रदारी ने डेवोल्यूशन के साथ साथ बेनज़ीर स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम और इस किस्म का पॉलिसीज़ दे के मजदूरों का पेंशन और तनख्वाह में इजाफा करके बहुत
फैसिलिटीज़ पहुंचाए थे। और हमने भी, सिंध हुकूमत ने भी, जहाँ तक डेवोल्यूशन के बाद लेजिस्लेशन की बात है, जहाँ तक हमारा बहुत से लेबर पॉलिसीज़ है और कानून साजी है, हमने बहुत एक प्रोग्रेसिव पोजीशन लिया है। लेकिन ये बेनज़ीर मज़दूर का एक इनकलाबी कदम है, और सिंध की ट्राईपार्टाइट पॉलिसी के बाद मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान में लेबर फैसिलिटीज़ में और लेबर पॉलिसी में ये एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है, और हम इसको वेलकम करते हैं, इंकरेज करते हैं। इसलिए हमारा नज़रिया और हमारा मंशूर के मुताबिक कि जब मज़दूर खुशहाल होगा तो फिर हमारा सनत खुशहाल होगा, फिर हमारा मईशत खुशहाल होगा। हम समझते हैं कि अगर कोई मज़दूर परेशान है कि उनका बच्चा को तालीम नहीं मिल रहा है, अगर कोई मज़दूर किसी की बीमारी की वजह से अपना या अपना ख़ानदान में से किसी बुज़ुर्ग का, किसी बेटे का बीमारी के लिए फ़िक्रमंद है, तो फिर वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो हम बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के थ्रू मेडिकल केयर बेनिफिट्स, सेहत के लिए, इलाज के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं, अगर कोई नुकसान होता है, कोई इंजरी होता है, उसके लिए आपको बेनिफिट दिया जाता है। मैटरनिटी के लिए आपको बेनिफिट दिया जाता है। अगर एक हादसा होता है, डेथ ग्रांट का भी एक बेनिफिट दिया जाता है। बहुत से जो बेनिफिट्स है, लेकिन इन बेनिफिट्स में से जो हम समझते हैं सबसे बड़ा और फ़ायदेमंद कंपोनेंट्स है वो सेहत का और तालीम का जो फैसिलिटी दिया जाते हैं मज़दूरों को। इससे इंशाअल्लाह ताला मज़दूर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान का मईशत चलेगा। तो हम सिंध हुकूमत को और हुकूमत सिंध को इस प्रोग्राम पे बेनज़ीर मज़दूर कार्ड पे इनका इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट भी करते हैं, और सिंध के रहने वाले हर मज़दूर से अपील करते हैं कि सिंध हुकूमत के साथ और सिंध लेबर डिपार्टमेंट के साथ हम मिल के काम करेंगे। और बेनज़ीर मज़दूर कार्ड को हमारा ख्वाब है कि हम इस कार्ड को हर मज़दूर के हाथ में पहुंचा दे, ताकि वो जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया और मंशूर का एक बड़ा अहम हिस्सा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए एक इनकलाबी कदम शुरू हुआ था, और अब बेनज़ीर मज़दूर कार्ड से हम पाकिस्तान के मज़दूरों के लिए एक इनकलाबी कदम का आगाज कर रहे हैं, जिससे वो मजदूर, वो गरीब आदमी, वो आम आदमी जो अपना मेहनत की वजह से, अपनी मेहनत की बुनियाद पे काम करते हैं, उनको उनका हक दिया जाए, उनको उनका बेनिफिट उनको मिले। और इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर मज़दूर कार्ड वो रास्ता है, वो फैसिलिटी है, वो टूल है जिसके थ्रू हम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मंशूर था, प्रो लेबर पॉलिसी था, हम उसको आगे लेके चलेंगे। हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आज हमें ज्वाइन किए थे, पीपल्स पार्टी की लेबर की तंजीम की तरफ से, पॉलिसी की तरफ से जो हमारी मदद करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट को भी, कि हम इस पॉलिसी को हम समझते हैं कि बहुत अहम शुरुआत है, बहुत अच्छा शुरुआत है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारा मुश्किलात का सामना होगा आगे जाके, उसमें हमारा लेबर कम्युनिटी हमारा साथ दे, ताकि हम वो मसले कम कर सकते और मजदूर का मसाइल हल कर सकेंगे। एक और पॉइंट जो हमारा मजदूर का लेबर और इसके हवाले से एक अहम पॉइंट जो रह चुका है, जो मैं एक पॉइंट दोहराना चाहता हूं, वो EOBI का और वर्कर्स वेलफेयर फंड का डेवोल्यूशन का पॉइंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 1973 की आइन दिया था और फिर 18वीं तरमीम पे डेवोल्यूशन के मुताबिक लेबर एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है,
اور 2000 ہمارا حکومت میں ہم نے یہ ترمیم پاس کیا تھا اور 2015 تک مکمل طور پہ ڈیولوشن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ ہر حکومت جو ہے وہ مزدور کا حق اور ان کا مزدور کے جو بینیفٹس ہے وہ ڈیوالو نہیں ہوا ہے، تو ہم وہ مطالبہ دہراتے ہیں کہ ای او بی آئی اور ورکرز ویلفیئر فنڈ کو فل فورس صوبے کو ڈیوالو کیا جائے تاکہ صوبے اپنے مزدوروں کے لیے زیادہ کام کر سکے۔ آپ کا شکریہ۔ قاضی آصف آپ نے جو بھی اناؤنس کیا ہے اس کے مجھے تلاش کرنی تھی کہ کیا اس میں ہماری جو ہے وہ کور ہو کے، کیونکہ وہ بہت دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور جو بٹوں پر کام کرتے ہیں وہاں پہ ان کی رجسٹریشن کا کیا مسئلہ ہوگا، کس طرح سے ہو سکیں گے، اور ان کو کیونکہ آج ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر وہ جا کے لسٹ ہوں گے تو وہ کیا تحقیقات ہوگا، کیونکہ زیادہ تر ان پڑھ لوگ ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے۔ بالکل سر، تھینک یو، آپ کا سوال بہت ضروری ہے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے کلیئرفائی کرنے کے لیے۔ جیسے میں نے کہا، ایک تو یہ بے نظیر مزدور کارڈ ہر مزدور کے لیے ہے۔ ابھی کے لیے جو ہے آپ کے جو 600,000 انڈسٹریل ورکرز ہے وہ فورن بینیفیشریز ہوں گے، اور ہم چاہیں گے اس لیے کہ یہ ایک الیکٹرانک کارڈ ہے، الیکٹرانک سسٹم ہے، سیلف رجسٹریشن کا کمپوننٹ ہے، تو جو مزدور ابھی بھی صنعتیں میں کام کر رہے ہیں مگر رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ بھی اس کا فائدہ لینا شروع کر دیں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کا اضافہ کریں اور انفارمل سیکٹر ہو، پرائیویٹ سیکٹر ہو، سیلف امپلائڈ سیکٹر ہو، اور ہاں ذرائع مزدور ہو، ان کو بھی اس فیسلٹی کا فائدہ ملے، اور اس کے لیے ان کے پاس ایک طریقہ کار ہے جس میں وہ موبائل ٹیمز بیچ رہے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل کا سعید غنی کو موقع دوں گا کہ وہ آپ کو وہ ٹیکنیکل طریقہ کار ضرور بتائیں، لیکن چاہے وہ ذرائع مزدور ہو، چاہے وہ سیلف امپلائڈ ہو، وہ خود رجسٹر ہو کہ خود اس فیسلٹی کا فائدہ انشاءاللہ تعالی اٹھا سکیں گے۔ لیکن سعید غنی صاحب آپ ضرور ان کو جو آپ کا پروسیجر ہے اس کے بارے میں۔ جو رجسٹریشن کا طریقہ ہے نا، اس وقت تو ہماری جو سیسی کے آفیسز ہیں اور جو نادرا کے آفیسز ہیں وہاں پر کاؤنٹرز ہیں، لیکن جیسے جیسے تعداد بڑھے گی تو ہم جو بڑی انڈسٹریز ہیں ان کے اندر بھی کاؤنٹرز لگائیں گے تاکہ وہاں کے مزدور وہاں خود رجسٹر کروا لیں۔ لیکن اس کے بعد جب ظاہر ہے کہ اور ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی تو پھر یہ موبائل سینٹرز بھی بنیں گے اور گاڑیاں بھی جائیں گی ان کی مختلف علاقوں میں، اور وہ ہم اس کو پبلش کریں گے کہ کس علاقے میں کس دن گاڑیاں ہوں گی، تو وہاں لوکلی لوگ جا کر جس طرح نادرا کی گاڑیاں ہوتی ہیں، چونکہ نادرا کے ساتھ ہمارا یہ ایگریمنٹ ہے وہ کر رہے ہیں، تو جس طرح نادرا کے کارڈ بنتے ہیں سملرلی اسی طرح ہم پورے اسی پیٹرن پہ جائیں گے، اس کو ہر جگہ پھیلیں گے۔ چیئرمین صاحب، حکومت نے پھر اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کی دعوت دی ہے، پیپلز پارٹی کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ۔ جہاں تک انتخابی اصلاحات کی مقصد یا پالیسی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلسل آج سے نہیں انتخابی اصلاحات پہ کام کرتی آ رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بہت ہی ضرورت ہے کہ ہم 2018 کا اور اس سے پہلے جو دھاندلی کیا گیا اس کا ریپیٹیشن نہیں چاہتے ہیں، اور جو بھی ریفارم کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم کرنے کو تیار ہے۔ خاص طور پہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ ایک بڑا اہم اور رول پلے کر سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنے کے لیے اور انپٹ لینے کے لیے۔ جہاں تک حکومت کی بات ہے، کوئی حکومت کا موقف تو کچھ سیریسلی نہیں لیتا، اور یہ ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ وہی دھاندلی کرنے والے کے ساتھ ہم بیٹھ کے دھاندلی کو روکے۔ اس میں بہتر ہوگا، obviously لیجسلیشن کا تو ضرورت ہے، ٹرانزیشنل ریفارم کی بھی ضرورت ہے، لیکن جو سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ الیکشنز میں دھاندلی روکنے کے لیے، ایک ایسپیکٹ تو لیجسلیشن ضرور ہے، لیکن جو فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو انتخابات میں ہوتے ہیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایکٹیو رول ہے انتخابات کے سلسلے میں تو پھر جتنا بھی قانون سازی ہم کریں انتخابات
मुतनाज़ा रहेंगे। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट को इंतखाबात से दूर रख सकते हैं, उनको इम्पार्शल ए पोलिटिकल एटीट्यूड रह सकता है, तो फिर इलेक्टरल रिफॉर्म का भी फ़ायदा होगा और इलेक्शंस में धांधली भी कम होगा। हम समझते हैं कि जो NA 249 का इलेक्शन अभी हाल ही में गुजरा है, आप सब ने उसको एक्सपीरियंस किया, देखा कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई एक्टिव पार्टिसिपेटरी रोल नहीं था। तो देयरफॉर हम यही चाहेंगे कि ना सिर्फ हम लेजिस्लेशन करवा दें, मगर ये कंसेंसस बना दें कि इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल सियासत में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ना हो। जी, ये बता दें कि आपके इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले अस्करी इदारों पर तनकीद करते थे और इंतखाबात चुराने के इल्जाम भी लगाते थे। मियां साहब का बयानिया भी आपने सुना, PDM की जलसों की जीनत बना। अब कल दरख्वास्त दी गई है आप लोगों की जीत के खिलाफ मिर्जा इस्माइल की तरफ से, और ये भी शक जाहिर किया गया है कि आप लोगों की सिंध हुकूमत शायद कोई रद्दोबदल वोटों में करेगी। और उन्होंने कहा है कि जो बैलेट पेपर्स हैं, जो बॉक्स हैं, उनको अस्करी इदारों की ताबीब में दिया जाए, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है उसमें तब्दीली रद्दोबदल कर सकती है। तो ये इतना बड़ा इत्मीनान किस तरह बहाल हुआ? आपके साथियों के बदलते मौक़िफ़ के बारे में क्या कहें? इलेक्शंस में आपके पास अगर आपके कोई एतराज़ है तो आपके पास तरीक़ेकार और फॉरम्स अवेलेबल है इस्तेमाल करने के लिए, और वो नून लीग का हक है कि अगर उनके पास कोई ठोस सबूत है किसी गड़बड़ का, वो ज़रूर मैं उनसे अपील करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ आप देखें। इलेक्शन कमीशन से आप उम्मीद रखें कि वो आपके इलेक्शन के मसले को हल कर सकते हैं, और आप फ़ौज की तरफ से अपील ना करें। हम नहीं चाहते हैं कि नून लीग ने एक सीट हारा है तो फिर वो अपील कर रहे हैं कि फ़ौज मुदाखलत करे इलेक्टोरल प्रोसेस में। हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए नुकसान होता है अगर फ़ौज का रोल हो, जैसे 2018 का इलेक्शन में पाकिस्तान फ़ौज पाकिस्तान के हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर डिप्लॉयड थे। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा जो फ़ौजी डिप्लॉयमेंट हुआ है किसी इलेक्शन में, वो 2018 का इलेक्शन में पाकिस्तान के वो हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर जो खड़े थे, जहाँ के जब दहशतगर्दी अरूज पे था 2008 में या 2013 पे ऐसे नहीं था। तो हम समझते हैं कि इससे ना सिर्फ इलेक्शंस मुतनाज़ा होते हैं, मगर बिला वजह पाकिस्तान का फ़ौज भी मुतनाज़ा होते हैं कि अगर उनके हाथ में पोलिंग का अमल या पोलिंग का कोई सिलसिला होगा तो फिर जिसके पास कोई कंप्लेंट है वो जो अदारा गैर मुतनाज़ा होना चाहिए, जो अदारा गैर सियासी होना चाहिए, उन पे तनकीद आना शुरू हो जाता है। तो हम ये मुतालबा के साथ बिल्कुल नहीं देते हैं, और हम समझते हैं कि ये गैर ज़िम्मेदाराना मुतालबात है नून लीग की तरफ से कि हम पोलिंग बॉक्सेस को फ़ौज के कस्टडी में दे। इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और नून लीग को बड़ा सोचना चाहिए कि क्या उनका जो बयानिया है या उनका मौक़िफ़ है, क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका इंडिविजुअल इंस्टेंसेस में या इंडिविजुअल इश्यूज़ की वजह से है, या वो असूली मौक़िफ़ लेना चाहते हैं, नज़रियाती मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। अगर वो असूली मौक़िफ़ लेना चाहते हैं तो फिर उस असूली मौक़िफ़ और असूली बयानिया के साथ NA 249 के पोलिंग बॉक्सेस को फ़ौज के कस्टडी में देने का जो मुतालबा है वो मेरा समझ से बाहर है।
تو اب ایک تو نہیں ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور میرا کوشش یہ تھا کہ ہم اس پریس کانفرنس پہ مزدوروں کے، اس لیے مے ڈے ابھی ہوا ہے اور مزدوروں کے لیے ہم نے کام بھی کیا ہے، تو ہم مزدوروں کے ایشوز کے ارد گرد سوالات کے جواب دیں اور وہی ہم فوکس بنائے اپنا پریس کانفرنس۔ جناب صاحب میرے 2 کوشچن ہیں۔ میرا ایک بات تو یہ ہے کہ 2 دن پہلے آپ نے پریس کانفرنس میں بہریہ ٹاؤن کے حوالے سے کہا، سی ایم صاحب کو ہدایت دی، نوٹس بھی دیا، تو سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے پوچھ کے بتائیں کہ اس نے کیا کارروائی کی ابھی تک۔ اور دوسری یہ کہ جو آپ سیلاب برسات آئی تھی، آپ ساگر بھی گئے اور پورے 30-4 اضلاع کو گھومے، ابھی تک وہاں پر سندری میں پانی کھڑا ہوا ہے، وہاں پر آپ کو ڈرینیج سسٹم بنانا تھا، وہ کیوں گورنمنٹ نے نہیں بنایا، اور ابھی تک ان کو معاوضے نہیں ملے، تو یہ کوتاہی اس طرح کی گورنمنٹ کی کیوں ہے اور آپ نے ابھی تک ان سے پوچھا کیوں نہیں؟ ایک تو آپ کو کیسے پتا میں نے نہیں پوچھا؟ رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینہ ہے، جھوٹ نہیں کہا جاتا ہے رمضان۔ جہاں تک بھاریہ ٹاؤن کا سوال ہے، وہ جو اسپیسیفک کمپلینٹ آ رہا تھا اس دن پہ جب ہمارا الیکشن چل رہا تھا، اور اس کمپلینٹ کے حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹی کیا جا رہا تھا وہ روکا گیا تھا کسی سائٹ پہ، اس جگہ پہ، اور میرا خیال میں نے جو سی ایم صاحب کو ٹاسک دیا تھا کہ وہ انویسٹیگیٹ کر کے مجھے رپورٹ دے گا، میں اس رپورٹ کا ابھی تک انتظار ہے۔ اگر آپ میرا جو مانسون کے اور فلڈز کے دورے پہ غور سے سن رہے تھے، فالو کر رہے تھے، تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ اس ٹور میں میرے مطالبات کیا تھے۔ میرا مطالبات یہ تھا کہ جو اسی بھاریہ ٹاؤن کیس کے مطابق سندھ کو پیسہ ملنا چاہیے، یہی پیسہ جو ابھی پڑا ہوا ہے کورٹوں میں، یہ فوراً ہمیں دیا جائے، تاکہ جو اسٹرکچرل ڈرینیج کے ایشوز ہیں، ایل بی او ڈی اور بہت سے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جب بھی مانسون ہوتا ہے آدھا سندھ ڈوب جاتا ہے، جس کے لیے ہمارا این ایف سی کی طرف سے، وفاق کی طرف سے کوئی اپنا حصہ یہ پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے، نہ وہ خود دلچسپی لے رہے ہیں کہ وفاقی پیسہ اس وفاقی مسئلہ پہ لگے، جس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی ایگریکلچر کو سالوں سال ہوتا ہے۔ اگر وہاں سے ہمیں وہ ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہے، تو ہمیں یہ اجازت دی جائے کہ ہم اپنا پیسہ، سندھ کا پیسہ اس ایشو پہ خرچ کرے کہ ہم ہمارا اسٹرکچرل جو ڈرینیج کا، ایل بی او ڈی کا اور اس کے ارد گرد کے جو ہمیشہ سے ایشوز رہے ہیں جو کافی مہنگے ہیں، اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں۔ جو آج تک ہمارا مطالبہ رہا ہے وفاق سے کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، چاہے وہ سپر فلڈ ہو یا بارش کی وجہ سے جو فلڈ ہو، ہم نے پاکستان کارڈ، وطن کارڈ دے کے ڈائریکٹلی وفاق کی طرف سے وہ لوگوں کو جو نیچرل ڈیزاسٹر میں افیکٹڈ تھے ان کو ان کا حق پہنچائے تھے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہی سلسلہ، وہی طریقہ کار آج بھی اپنایا جائے۔ اس لیے وہ نہ صرف تاریخی نقصان تھا، نہ صرف جو آپ کو نظر آتا ہے شاید انفراسٹرکچرلی یا پانی موجود ہے، مگر ہمارا ذرائع معیشت کو، ہمارا فصل کو، ہمارا کسان کو جو نقصان پہنچایا گیا تھا، اس کو ان کے لیے جیسے آپ نے نوٹ کیا ہے کوئی کمپنسیشن ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اور ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مانسون کا سیزن آ رہا ہے، تو ایسے نہ ہو کہ دوسرا مانسون بھی آ جائے اور پچھلے مانسون کا نقصان کا علاج نہیں کیا ہو۔ تو اس لیے میں اپنے مطالبات، پارٹی کے مطالبات آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ دو، ایک جو وطن کارڈ میرے جو بھی، چاہے وہ سوات میں ہے یا میر پور خاص میں ہے، ان کو ان کا حق ہے کہ ان کو نقصان، ان کا گھر کا، ان کا دکان کا، ان کا فصل کا، ہمارے مانسون کی، نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہوا ہے، ان کو اس طرف سے کمپنسیشن دیا جائے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایل بی او ڈی اور دوسرے اسٹرکچرل ڈرینیج کے ایشوز کا ہم حل چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ ہمارا پیسہ موجود ہے، ہم وہ پیسہ ملیر میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اور ہم وہ پیسہ ایل بی او ڈی پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ آج صحافت کا صحافیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور ہم جو میڈیا ورکرز ہیں اپنے آپ کو مشہور سمجھتے ہیں۔ آج بھی پاکستان رہنا
साथियों के लिए खतरनाक तरीन मुल्कों में शुमार होता है, साथी कत्ल हो रहे हैं बहुत सारे। लेकिन इस वक्त सबसे जो अहम इशू है वो है सिंध हुकूमत से जो गुज़श्ता 3-4 सालों से मुतअद्दिद बार ये दावा किया गया कि जो मीडिया वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों को इश्तिहारात से मशरूत किया जाएगा। आज भी बहुत सारे मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं मिलती, ईद का सीजन है, तो ये बहुत ही ज्यादा इशू है सर। बहुत सारी मीडिया वर्कर्स को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिलती। सिंध हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? मुतअद्दिद बार दावा किया है सिंध हुकूमत। थैंक यू। एक तो खास तौर पे आपका चैनल को तो जरूर देना चाहिए और दूसरा प्रेस फ्रीडम डे को बिल्कुल मुबारकबाद हो आप सबको। और जैसे आपने जिक्र किया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से हमारा काफ़ी मुश्किलात का सामना है जो हम दूर करना चाहते हैं। जहाँ तक जो आपका वेज है वो आपका हक है, चाहे वो सहाफ़त में काम करे या जहाँ भी मजदूर काम करे, आपको अपना तनख्वाह टाइम में मिलना आपका हक होना चाहिए। और हमें सब मिल के, चाहे वो मीडिया में हो, हुकूमत में हो, इसको इस नाइंसाफ़ी को दूर करना चाहिए। कुछ जहाँ भी कोई मेहनत करे, जहाँ भी जो कोई मेहनत करे, उनका मेहनत का जो उनका कॉम्पनसेशन है उनको ज़रूर मिलना चाहिए, जो कि ख़ास तौर पे मीडिया इंडस्ट्री में नहीं किया जाता है। मैंने चाहा कि हम सिंध हुकूमत का इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करें और जो सिंध हुकूमत एडवर्टीजमेंट्स दे, हम किसी तरीके से उसको इस पॉइंट के साथ लिंक किया जाए कि वो इस पैसा से फ़ौरन जो एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं दिया गया है उनको दिया जाए। और ये टास्क हमने अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को जी नासिर शाह साहब, आप हमें बताएं कि क्या हुआ उसका और क्यों हम अपना एड स्पेंडिंग को टाई नहीं कर सकते हैं तनख्वाह के साथ। उसमें आपका हुक्म था कि कोविड और उस लिहाज से भी इन सबकी सपोर्ट करनी है और मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों को इंश्योर करने के लिए इनको एडवांस भी अगर दिया जाए वो भी दें और वो सैलरी अकाउंट में जाए। लेकिन सर उसमें कानून साजी की वो इशू था जो आपके इल्म में है कि कुछ इदारों की इंटरफेरेंस की वजह से कुछ अफसरों ने उस पर वो नहीं किया काम। हालांकि हम चाहते थे, आपका हुक्म था कि उन मीडिया हाउसेस को दिया जाए, लेकिन वो उनके सैलरी अकाउंट में दिए जाए ताकि उनसे ये सैलरी ड्रॉ हो। तो उस पर सर अभी कानून साजी कर रहे हैं हम और इनको इंश्योर भी कराया है सर। और हमने लाइबिलिटीज़ कुछ दी हैं, बाकी इसलिए रोकी हुई हैं कि ये इंश्योर नहीं हो रहा कि जो भी हम लाइबिलिटीज़ देते हैं वो इनको नहीं मिलती। अभी भी 2-4 और दोस्तों ने भी ये शिकायत की है। तो अब जो भी उनको हम देंगे उनकी लाइबिलिटीज़, इनसे नथी करेंगे और वो इंश्योर करेंगे कि वो हम इनकी सैलरी मिले सर। आपका ऑलरेडी सर उसको मैं इंशाल्लाह अभी काफ़ी देर बाद आपने ये इशू रेस किया है और मैं भी खुद फॉलो अप करता हूँ कि क्या हुआ उस पॉलिसी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आपने मजदूर कार्ड निकाला। लेकिन चेयरमैन साहब, महंगाई इस वजह ज्यादा हो गई कि एक कार्ड पूरे घर का इलाज कितना करवाएगा? नहीं कर आप ये बताइए कि जो तहरीक चल रही थी आपकी वो इमरान दो की, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस तहरीक को पीछे छोड़ दिया है? थैंक यू। जहाँ तक मजदूर का ये एक सिलसिला है, अभी हम सिर्फ इससे ये चाहते हैं कि जो हक इंडस्ट्रियल मजदूर को दिया जाता है वो हम एक्सपेंड करें दूसरे मजदूरों को। और हम समझते हैं कि जो अगर कम से कम तनख्वाह उनको दिया जा रहा है, जो कि ज़्यादातर नहीं दिया जा रहा है, उससे कम भी दिया जाता है, वो मजदूर जिनका तनख्वाह कम है उनके लिए ये मजदूर का जो उनको बच्चों का या उनका ख़ानदान का, चाहे वो सेहत का इलाज का इशू हो या तालीम का इशू हो या इंजरी का इशू हो या मैटरनिटी का इशू हो या शादी का इशू, उसमें मदद किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये अगर हर मजदूर और उस मजदूर का पूरा घर के लिए एक बेहतरी होगा, एक बेनिफिट होगा। और जहाँ तक इमरान की जाने की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी समझती है कि इसी इमरान खान की हुकूमत में रहने की वजह से, इसका नालायक नाअहल वज़ीर आज़म की वजह से, चाहे वो हमारा PTIMF डील हो जो हमारा मईशत को नुकसान पहुँचा रहा है, या इसका स्पेशल तरीका है सियासत और पार्लियामान को, जमहूरियत को
चलाना, जिससे जमहूरियत को, हमारा पूरा रियासत को नुकसान पहुंचा रहा है, इसका जाने से फ़ायदा होगा। इसका जाना जो है वो कौम और मुल्क का मुतालबा है। और यही वजह था कि हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद रखा था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को ना सिर्फ पब्लिक को मोबिलाइज करना का जिम्मेदारी था या आपका मैसेज उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी था, लेकिन हमने तय किया था हमारा फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में कि हम जमहूरी हथियार इस्तेमाल करेंगे। और हम वज़ीर आला बुज़दार साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पार्लिमानी हथियार, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस हो, हम वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। हमारा इत्तेहादी ने हमें चैलेंज किया था कि आपका नो कॉन्फिडेंस नाकाम होगा। हमने सेनेट इलेक्शन के थ्रू उनके सामने साबित कर दिया कि हम नो कॉन्फिडेंस पंजाब और वफाक में ले आ सकते हैं अगर वो थोड़ा हिम्मत पकड़े। मगर हम क्या कह सकते हैं कि इतना तो ठोस और तगड़ा सियासी आर्ग्यूमेंट पूरा मुल्क के सामने रखा गया है, और अगर वो खुद अब फैसला कर रहे हैं कि ना हमने बुज़दार को हटाना है, ना हमने इमरान को हटाना है, तो ये इल्ज़ाम फिर पीपल्स पार्टी पे नहीं जाते। ये इल्ज़ाम उन सियासी जमातों पे जाते हैं जो जानबूझ के, चाहे वो अदम एतमाद पंजाब में हो या अदम एतमाद वफाक में हो, उनसे पीछे हट रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। और उसी डॉक्यूमेंट जिस पे हमारा सिग्नेचर है, जिसने ये सारी जमातों का भी सिग्नेचर है, उसका जिक्र ही नहीं होता और सिर्फ अपोजिशन के इस्तीफ़ों की बात होती है, बॉयकॉट की बात होती है। तो उससे ना हुकूमत जाना है, ना इमरान जाना है, और अवाम की मायूसी में इजाफा होना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये अपोजिशन का ज़िम्मेदारी है कि वो अपोजिशन से अपोजिशन करने के बजाय वो ज़रा हुकूमत का अपोजिशन करे, ज़रा हुकूमत का मुआशी पॉलिसीज़ को देखे, सियासी पॉलिसीज़ को देखे, और उस पर हम कदम उठाएं। जिन्होंने धांधली की उनके साथ बैठ के रिफॉर्म नहीं लाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट से भी आप बात नहीं करेंगे, तो फिर रिफॉर्म कैसे होगा, किसके साथ? रिफॉर्म्स के लिए लेजिस्लेशन ज़रूर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और उस लेजिस्लेशन को कंट्रीब्यूट करने के लिए, बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी मंशूर है और अपनी पॉलिसी है, और जो भी अपना मंशूर को और अपना पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की स्पेस मिलती हैं वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन जैसे हमने पहले कहा, इलेक्शंस तब गैर मुतनाज़ा होंगे, इलेक्शंस तब साफ़ और शफाफ होंगे जब हम ये 100% गारंटी कर सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं हो। मेरा सवाल ये था कि मरीम नवाज साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध असेंबली को बचाने के लिए आपने इस्तीफा असेंबलियों से नहीं किया। अब जो सूरत हाल है कि इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ने की भी धमकी दी है और नेशनल गवर्नमेंट बनाए जाने की भी। अगर इमरान खान ने असेंबलीज तोड़ने की बात की है और नून लीग अभी तक इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों एक पेज पे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ है, आप हमारा विटनेस हो, आप सीनियर सहाफ़ी हो, आपको पता है कि 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है। अगर सिंध हुकूमत की बचाने की बात होता है, उसको हम ऑब्वियसली फ़िक्रमंद नहीं हैं। हम जानते हैं, जैसे आपने NA 249 का इलेक्शन में देखा कि कल भी अगर हम इस्तीफे देंगे और इलेक्शंस लड़ेंगे तो हम पहले से ज़्यादा सीट्स निकालेंगे। हर बाय इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज़ का वोट में इजाफा हुआ है, ये सबूत है, प्रूफ है, ये आपके सामने है। लेकिन सवाल बनता है कि इस्तीफ़ा अगर हम मान भी ले, इस्तीफ़ा को हमने देना है, लेकिन इस्तीफ़ा देने से पहले आप एटलीस्ट ट्राई करें। जमहूरी हथियार को, पार्लिमानी हथियार को, वोट को इज्जत नहीं दिया जाएगा जब तक हम पार्लिमान को इज्जत नहीं देते। अगर आपके पास पंजाब में मेजॉरिटी है, पंजाब में आपके पास वोट्स है,
تو کیوں بزدار کو چیلنج نہیں کیا جاتا ہے؟ 3 سال تک یہ کرمنل سیاسی نیگلیجنس ہے کہ اتنا بڑا ووٹس ہونے کے باوجود نون لیگ نے ایک دن کے لیے بھی بزدار کا حکومت کو مشکل نہیں بنایا. آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو زبردستی اپوزیشن میں بٹھایا گیا تھا یہاں مشرف کے دور میں، تو ہم سندھ اسمبلی میں لیجسلیشن نہیں ہونے دیتے تھے. صرف ایک ہی دن پہ لیجسلیشن ہوا تھا، وہ 1 اپریل 4 پہ جب پاکستان پیپلز پارٹی گری خدا بخش میں تھا اور سندھ اسمبلی خالی تھا، تو پھر سندھ اسمبلی نے اس ایک دن کے لیے لیجسلیشن کیا تھا. 5 اپریل کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران پارلیمان موجود تھے، ان کو ہلنے نہیں دیا. بزدار کا حکومت 3 سال سے چل رہا ہے، 3 سال سے چل رہا ہے، اور آپ نے کبھی سنا کہ اس کا بجٹ پاس کرنے میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی قانون سازی کرنے میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی تگڑا ایم پی اے نون لیگ کا نے پنجاب اسمبلی میں اٹھ کے اس کو لڑکارا؟ نہیں. وہ اس لیے کہ ابھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ شاہد ان کا مکمکا ہے. شاہد نون لیگ سمجھتی ہے کہ بزدار اگر جتنا بھی نقصان پہنچے پنجاب کو تو سو پہنچے، بزدار جتنا بھی پنجاب کی عوام کو مشکلات پیدا کرے وہ کرے، لیکن نون لیگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس میں ان کا سیاسی فائدہ ہے، تو وہ پنجاب کے عوام کے پھر مشکلات میں جو مشکلات کا سامنا پڑ رہے ہیں، یہ نون لیگ سے بھی سوال پوچھیں گے کہ آپ کیوں بزدار حکومت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں. ہم نے تو آپ کو راستہ دکھایا ہے کہ پنجاب کے تھرو آپ وفاق بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہو تو اس کا جواب پھر دینا پڑے گا. جنرل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کا ہمیشہ سے زور دیتی رہی ہے. ریاستی الیکشن کافی ڈیلے ہو چکے ہیں اس صوبے میں. اس وقت بھی جہاں تک جو صورتحال ہے، ڈپٹی کمشنرز ایڈمنسٹریٹرز ہیں، اوور برڈن ہیں، لوگوں کو بہت کام رکے ہوئے ہیں. تو کب بلدیاتی الیکشن جہاں تک لوکل باڈیز کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کردار کشی ہوتی ہے اس سبجیکٹ پہ وہ کافی زیادہ ہے. اور وہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اب جو حکومت رہا ہے سندھ میں، دوسرے صوبے میں دوسرے کی حکومت بھی رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آتے ہوئے خان صاحب نے اپنا پنجاب میں لوکل باڈیز کا نظام کا خاتمہ کیا، پختونخوا میں اپنا لوکل باڈیز کا نظام کا خاتمہ کیا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ قدم نہیں اٹھایا، جبکہ سب سے بڑا شہر کراچی آپ کو سیاسی مخالف کے ساتھ MQM کے پاس ان کا میئرشپ تھا. لیکن سندھ صوبہ وہ واحد صوبہ ہے جہاں بلدیاتی نظام نے اپنا ٹرم پورا کیا. اپنا ٹرم پورا کرنے کے بعد انٹرم پیریڈ کے لیے آف کورس ڈیزالو ہو جاتا ہے، ایڈمنسٹریٹرز لگتے ہیں. وہ ایڈمنسٹریٹرز سندھ حکومت نے بیوروکریٹس کو لگائے ہیں. obviously یہ آپشن بھی ہے کہ آپ سول سوسائٹی کے لوگ بھی رکھ سکتے ہو، آپ وہاں لوکل کمیونٹی سے لوگ رکھ سکتے، اس پہ ہم غور کر سکتے ہیں. لیکن جو اب انشاءاللہ تعالی آنے والے لوکل باڈی الیکشنز جو ہوں گے اس میں ہم اپنا قانون پہ کام کر رہے ہیں، سندھ کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لوکل گورنمنٹس جو ہے ان کے پاس زیادہ وسائل ہو، ان کے پاس زیادہ پاور ہو، اور ان کا اپنا جو ریونیو جنریشن سسٹم ہے وہ بھی بہتر ہو اور تگڑا ہو. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کمٹمنٹ جمہوریت کے ساتھ ہے اور ہر ٹیئر آف گورنمنٹ کے ساتھ ہے. اور یہ PTI حکومت جو لوکل باڈیز پہ بہت بات کر رہے تھے، وہ ان کے دور میں بہت پنجاب میں اور پختونخوا میں لوکل گورنمنٹس کو ختم کیا گیا تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی پورا حصہ لیں گے لوکل باڈی الیکشنز میں اور ریزلٹس دکھا کے.
कल हमारे पाकिस्तान के वजीर आज़म महंगाई को देखने के लिए निकले थे और उन्होंने शहर का दौरा किया इस्लामाबाद का, उसको कहीं भी महंगाई नजर न आई। वजीर आज़म की आंखें खराब है या महंगाई खत्म हो गई? और दूसरा सवाल ये कि आपको पीटीआई की मीटिंग क्यों कहा जाता है? जहाँ तक वज़ीर आज़म का दौरा है, महंगाई तो हर पाकिस्तानी को नज़र आ रहा है, महंगाई की सुनामी का मुकाबला तो हर पाकिस्तानी कर रहा है। और आपको पता होगा कि रमज़ान का महीना है और इस रमज़ान के महीने में हमने इन्फ्लेशन ने डबल डिजिट्स फिर से क्रॉस किया है। एक साल बाद जो है पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो डबल डिजिट्स में फिर से आ चुका है, और वो रमज़ान के महीना में। तो ये इस हुकूमत का, इस PTIMF डील का वजह से हम इस महंगाई का सामना कर रहे हैं। ये वज़ीर आज़म ने ख़ुद कहा था कि अब वो मॉनिटर करेगा, वो ख़ुद देखेगा और इंश्योर करेगा कि महंगाई का मसला जो है अवाम के लिए उसमें कमी आएगा। लेकिन कमी आने के बावजूद के बजाय महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। तो इस महंगाई का इजाफ़ा का भी ज़िम्मेदार इमरान ख़ान साहब है, और वो कितने भी दौरा लगाए इस्लामाबाद की जो मार्केट्स है उसके फ़र्क नहीं पड़ रहा है महंगाई पे। और हम समझते हैं इसका इलाज एक है, और इलाज ये है कि इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म हो, इमरान ख़ान घर चले जाए, हम इस PTIMF डील से निकले, हम इस PTIMF डील से अलग हो जाएं, जो हमारे अवाम को इतना परेशानी का सामना करना, जिसकी वजह से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और हम एक अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसी दे। अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसी से अवाम के मुफाद के हम मईशत चला सकेंगे। और जहाँ तक B टीम का इल्ज़ामात है वो तो आपके सामने हैं कि कौन कह रहा है कि इमरान ख़ान साहब को 5 साल वज़ीर आज़म रहना चाहिए, और कौन कह रहा है कि इमरान ख़ान साहब को एक और दिन के लिए भी वज़ीर आज़म नहीं रहना चाहिए। उन स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन B टीम है और कौन चाहते हैं कि ये घर चले जाए। बड़ा अच्छा में किसान कोर्ट में बननी थी, उनकी हिसाब किताब का इश्यूज था, तो आप कब इस तरह किसान अनवर महर साहब का टेनेंसी एक्ट जो है मुझे इसका इल्म नहीं था, मैं बात करता हूँ, देखता हूँ कि क्या उस लिहाज से रिफॉर्म हो रहा है। लेकिन हमने जो बहुत बड़ा काम किया है इस मजदूर कार्ड के थ्रू वो ये है कि हम ज़राए मजदूर को भी ये ज़राए मजदूर को भी ये मजदूर कार्ड का बेनिफिशरीज बनाना चाहते हैं, उनका मेहनत को रिकग्नाइज करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जैसे सनती मजदूर को फैसिलिटी मिले, वैसे जब ज़राए मजदूर बेनज़ीर मजदूर कार्ड के लिए रजिस्टर हो जाएंगे तो उनके लिए भी ये सोशल सिक्योरिटी का एक बेनिफिट हो, एक सिक्योरिटी सोशल सेफ्टी का एक नेटवर्क हो जो उनको बचा सके। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी जोर दिया है और मजदूरों के लिए काम किया है। सिंध वो सबसे पहले सूबा है जहां हमने ना सिर्फ ज़राए मजदूरों को ये हक़ दिया कि वो यूनियंस बना सकते हैं, मगर वो पहला सूबा है जहां ये यूनियंस बने हैं। हमने जो वुमेंस एग्रीकल्चर एक्ट के मुताबिक कानून साजी किया है, वो 50% ज़राए मजदूर जो ख़वातीन हैं, जो काउंट ही नहीं होते थे, जो रिकग्नाइज ही नहीं होते थे, उनका मेहनत, उनका कंट्रीब्यूशन वो रिकग्नाइज किया है। हमने किसानों के लिए मसलन ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड जो गंदम का, जो वीट का हमने 2000 का रेट रखा था, उससे बहुत फ़ायदा पहुंचा है। बाकी सूबों में भी जहाँ पंजाब ने पहले 1600 अपना रेट सेट करना था, जब सिंध हुकूमत ने 2000 रेट सेट कर दिया तो उन्होंने फिर 1800 का रेट
सेट किया। प्राइवेट सेक्टर में भी उनका इसका ये फ़ायदा हुआ कि अगर गवर्नमेंट जो है 2000 रुपीज़ दे रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर ने भी बेहतर रेट दिया। तो इसी तरीके से हमने हमेशा अपने पॉलिसीज़ के थ्रू, अपना कानून साजी के थ्रू और अपना सियासत के थ्रू जो ज़राए सेक्टर में हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो या जो मज़दूर हो, जो निचले तबकात हैं इन दोनों सेक्टर्स में, उनके लिए हमारा पॉलिसीज़ बनते हैं, हमारे कानून बनते हैं और हमारा सियासत चलता है। पिछली दफ़ा, इस दफ़ा आपने सवाल नहीं किया, लेकिन पिछले दो दिन पहले आपने इतना अच्छा सवाल पूछा था कि ये तो होना था।